नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने शुरू किया चौपाल 2026। 13,000 से अधिक उद्यमियों को मिला योजना का लाभ। गांव के उत्पादों को मिलेगा देश और दुनिया का बाजार। उत्तराखंड में एसआईआर कांग्रेस के धरने का दिखा असर। दावे आपत्तियों का काम देखेंगे 9 ऑफिसर। हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर में आईएएस पीसीएस की तैनाती। उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। याचिकाकर्ताओं ने भूमि को वन क्षेत्र और हाथी कॉरिडोर बताया। राज्य सरकार ने दावे किए खारिज। लोहाघाट में खाई में गिरी कार, 2 की मौत। एम्बुलेंस को रास्ता देने के दौरान हुआ हादसा। सड़क किनारे क्रैश, बैरियर लगाने की मांग। और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर गिरे बोल्डर, 107 सड़कें बंद। देहरादून मसूरी रोड पर लैंडस्लाइड। नैनी झील का जलस्तर 10 फीट बढ़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत चौपाल 2026 का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि योजना के माध्यम से अब तक प्रदेश में 13,000 से अधिक उद्यमियों को सहयोग दिया जा चुका है। वहीं 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को उद्यमिता और आजीविका से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने देहरादून के आईटी पार्क के 13 गांव में प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए राज्य स्तरीय विपणन केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के गांव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और स्थानीय उत्पादों में देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचने की पूरी क्षमता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास पलायन निवारण आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की सिचुएशन, रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने, स्वरोजगार के मौके बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में आयोग की ओर से विभिन्न जिलों में आयोजित प्रवासी पंचायतों पलायन निवारण और स्वरोजगार जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। आयोग के मेंबर्स ने पर्वतीय इलाकों में रोजगार, स्वरोजगार के मौके बढ़ाने को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को ये कहा कि इस बैठक में प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी योजनाओं के माध्यम से आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाए। रुड़की नगर निगम क्षेत्र के कृष्णा नगर गली नंबर 20 में लंबे समय से जलभराव की समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्काई वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास जलभराव से परेशान टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूली बच्चे अनोखे अंदाज में विरोध जताते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचे। बच्चों ने हाथों में पोस्टर और पढ़ाई का व्हाइट बोर्ड लेकर नगर निगम के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया है।
बच्चों ने नगर आयुक्त के सामने जलभराव की समस्या रखते हुए इसके स्थायी समाधान की मांग की है। स्कूल के टीचर्स और पेरेंट्स का ये आरोप है कि जल निकासी की समस्या को लेकर नगर निगम से कई बार शिकायतें की जा चुकी, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। पड़ रहा है मेरे को, और वहाँ पे सारी जगह पानी भरा हुआ है। मैं डेली गिरती हूँ, देखो सर बच्चे, मैं डेली गिरती हूँ। वहाँ पे घुटने तक पानी है। कहाँ पे भरा हुआ है पानी? ये सारा स्कूल के बाहर और कृष्णा नगर में भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? हम पिछले साल भी बोल रहे थे, पर किसी ने नहीं सुना। मेयर मैम भी आई थी वहाँ पे। हमेशा दोपहर में निकलती है, ना तो शाम के टाइम आती है, ना सुबह के टाइम आती है। हम ये पूछने जा रहे हैं, ये समस्या वही क्यों है, सारी जगह क्यों नहीं है? नहीं चाहते हैं, या तो एक कुर्सी खाली करो, वरना हमारी वोट वापिस करो। डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर शुक्रवार को समय अफरा तफरी मच गई जब देहरादून से डोईवाला की ओर आ रहा एक भारी वाहन अचानक से अनियंत्रित हो गया। बताया ये जा रहा कि वाहन के ब्रेक फेल हो गए थे। हालांकि चालक ने सूझबूझ दिखाई और वाहन को अन्य वाहनों से बचाकर टोल प्लाजा की ओर मोड़ दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देहरादून से डोईवाला की ओर आ रहे भारी वाहन में अचानक से तकनीकी खराबी आ गई और उसके ब्रेक फेल हो गए। वाहन अनियंत्रित होने के बाद चालक ने घबराने के बजाय सूझबूझ से काम किया। सड़क पर मौजूद अन्य वाहनों को बचाने के लिए चालक ने भारी वाहन को टोल प्लाजा की ओर मोड़ दिया था। इसके बाद वाहन टोल प्लाजा के पास जाकर टकरा गया और क्षतिग्रस्त हुआ है। रामनगर के गर्जिया क्षेत्र में बाघ की लगातार सक्रियता से लोगों में दहशत का माहौल है। बीते 2 दिनों में बाघ ने पहले एक घोड़े और फिर एक गाय को अपना निवाला बनाया है। इसके बाद देर शाम बाघ ने एक और गाय पर हमला करने का प्रयास किया। हालांकि गाय इस दौरान बाल बाल बच गई है। लगातार सामने आ रही घटनाओं को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। सड़क के किनारे झाड़ियों की कटाई के साथ कैमरा ट्रैप भी लगाए गए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के गर्जिया क्षेत्र में इन दिनों बाघ की मौजूदगी लोगों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। 2 दिन पहले बाघ ने गर्जिया क्षेत्र में घोड़े पर हमला किया और उसे अपना शिकार बनाया था। इसके अगले ही दिन इसी बाघ ने एक गाय का शिकार भी किया है। अभी एक टाइगर जो है वो गर्जिया मंदिर के आसपास दिखाई दे रहा है, तो उसने एक घोड़े को शिकार बनाया और एक अगले दिन गाय को भी बनाया था, और वो लगातार उसकी प्रेजेंस वहाँ पर दिख रही है। तो हमारी टीम बहुत एक्टिव है। रामनगर डिवीज़न के साथ भी हम मिलके इसमें जो है कोऑपरेशन की उम्मीद कर रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमने जो स्टेप्स लिए हैं उसमें है कि हमने कैमरा ट्रैप्स लगाए हैं। हम वहाँ पर लगातार मुनादी कर रहे हैं और हर उस नागरिक से अपील कर रहे हैं कि भाई आप झाड़ी में ना जाएं, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर खतरा हो सकता है, जो दिख नहीं रहा हो या अंधेरा हो, वहाँ अकेले ना जाएं और अननेसेसरी जंगल की तरफ वेंचर ना करें, और उस स्पेशली उस एरिया में जहाँ पर अभी टाइगर का मूवमेंट लगातार दिखाई दे रहा है। भर में चीनी के बढ़ते दामों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। चीनी की कीमतों में अचानक आई तेजी का असर अब गुड़, मिठाइयों और चीनी से तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों पर दिखाई देने लगा है। थोक कारोबारियों का ये मानना है कि मई के बाद से अब तक चीनी के दाम करीब 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ चुके हैं। कारोबारियों के मुताबिक पिछले 8 से 9 साल में पहली बार चीनी की कीमतों में इतनी तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। शुगर के प्राइसेस आज हमें भी इतना टाइम हो गया काम करते हुए, बट इतने ज़्यादा कभी नहीं बढ़े जितने इस बार ही बढ़ गए हैं। और अभी तक जून मई से लेके और अभी तक में 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से प्राइस बढ़ गए हैं। तो इस टाइम बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सारे जो कस्टमर आ रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम जो शुगर मिल्स हैं वो शुगर दे नहीं रही हैं, और हम कैसे सामने उनको पूरा कर पाएं, ये भी बड़ी समस्या का विषय हो रहा है। इससे घर का बजट काफी बढ़ जाएगा और संतुलन जो है नहीं रहेगा। हमें परेशानी, मिठास जो है
कम हो जाएगी घर की ये। वगैरह वो क्या कौन खाएगा वो चीनी को। पहले तो शुगर के मरीज होते हैं, अब तो चीनी महंगी हो गई तो घर में भी नहीं उसका यूज होता है। डोईवाला में बेखौफ चोरों ने नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी के भाई के निर्माणाधीन मकान को निशाना बनाया है। बीती रात करीब 3 बजे 3 चोर मकान में घुस गए और वहां रखा सरिया और अन्य निर्माण की सामग्री चोरी कर ली। चोरी की पूरी वारदात घर में लगी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज में चोर आधी रात को घर में घुसकर सामान ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पालिका अध्यक्ष ने क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर नाराजगी जताई और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का इस पर कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार अब घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदाय के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नई योजनाएं लागू करने की तैयारी में है। समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने राजस्थान का दौरा किया और वहां इन समुदायों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा के साथ ही एकल नारी पेंशन समेत कई योजनाएं चल रही। उत्तराखंड में भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ऐसी योजना लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री धामी से चर्चा की गई है। सरकार का लक्ष्य इन समुदायों को शिक्षा, रोजगार, आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाना है। ये मेरे शीर्ष नेतृत्व ने और मेरे संगठन ने कुछ योजनाएं बहुत अच्छी संचालित राजस्थान में हो रही है, उसी के निमित्त मुझे भी भेजा गया था। मैं राजस्थान गया, वहाँ पे माननीय मंत्री जी जो राजस्थान के समाज कल्याण मंत्री हैं, उनसे भी मिला और उनसे चर्चा की, बातचीत की, मीटिंग हुई, अधिकारियों से भी मिला। वहाँ पे 1-2 योजनाएं महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग विधवा पेंशन देते हैं, वहाँ पर एकल नारी पेंशन योजना उसका नाम रखा गया, विधवा नाम हटाया गया है। ये भी बहुत अच्छा मुझे लगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि घुमंतू और अर्ध घुमंतुओं के लिए योजनाएं वहां पे संचालित की जा रही है। इस ओर भी हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जैसे ही अनुमति मिलेगी उससे हम आगे काम बढ़ाएंगे। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर कांग्रेस के लगातार विरोध और धरने के बीच निर्वाचन आयोग ने दावे आपत्तियों के निस्तारण की निगरानी और कड़ी कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 9 IAS-PCS अधिकारियों को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया है। ये अधिकारी मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया पर सीधे नजर रखेंगे। खास बात यह है कि इन अधिकारियों की तैनाती ऐसे समय में हुई जब एसआईआर में नाम हटने और दावे आपत्तियों के निस्तारण को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। ऐसे में आयोग का ये कदम प्रक्रिया की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। रुड़की में जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की महानगर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप के नेतृत्व में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने फर्जी आपत्तियों, मतदाताओं को जारी नोटिस और मतदान के अधिकार से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। नेताओं ने ये कहा कि अगर वैध मतदाताओं को परेशान किया गया तो कांग्रेस आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगी। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने फॉर्म 7 से संबंधित आपत्तियों का निस्तारण नियम के अनुसार बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि ये जो एसआईआर को लेकर डिवीजन हो रहा है, इसमें हो रही हेराफेरियों का हमें विरोध करना है। तो पार्टी ने अपने सीनियर लीडर्स को कोऑर्डिनेटर बनाकर भेजा है। उसी सिलसिले में पार्टी अध्यक्ष ने मुझे यहाँ भेजा। हमने इसकी जांच की है, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, उसको हमने लिख के एसडीएम को दिया और हमारे विधायक तक को वोटर बनने में रोका जा रहा है। जाहिर है कि लोकतंत्र की लूट हो रही है। भाजपा घबराई हुई है, 4 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और इसका सरकार का दिवालापन दिखाई दे रहा है। लेकिन मताधिकार जिस दिन भी होगा वोट पड़ेगा,
जनता मन बना चुकी है। और मेरा एक कहना है, सरकार चंद दिनों की मेहमान है। क्या मानते हैं शहर में जानबूझ के गड़बड़ी की जा रही है? देखिए तो साफ दिखाई दे रहा है, आप पत्रकार लोग लिख रहे हैं, अखबारों में लिख रहे हैं, क्या जरूरत थी इसकी फुरकान अहमद की, जो कि उनके पिताजी 5 बार प्रधान रहे, उनकी मां प्रधान रही है, वो तीसरी बार एमएलए। जब इस स्तर पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो जाहिर है भाजपा के दिमाग का दिवालापन दिखाई दे रहा है। देखिए, ये अपने आप में बहुत गंभीर प्रकरण है। एसआईआर का मतलब लोगों को सुविधा न दे करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। जबरदस्ती 32,000 के करीब यहाँ पर नोटिस जारी किए गए हैं। जो जानकारी मिली है, लगभग 3800 लोगों की वोट काटी जा रही है। इसके अंदर हमने आपत्ति दी कि जिन लोगों ने आपत्ति दी है, एक आम व्यक्ति 5 लोगों की आपत्ति दर्ज कर सकता है, लेकिन आम व्यक्ति द्वारा भी 30-35 लोगों की फर्जी नामों से आपत्तियां डलवाई गई है। और जिन लोगों ने फर्जी गिरे हैं, बहुत सारे लोगों ने एफिडेविट दे दिए हैं कि हमने कोई आपत्ति नहीं लगाई, लेकिन जिन लोगों ने आपत्ति लगाई है, जो मान रहे हैं, और अगर किसी वजह से उनके दी हुई सूचना गलत है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि एसआईआर में जो आपत्तियां झूठी लगाई जा रही हैं, जो लोगों को नोटिस दिए गए हैं, उसका निस्तारण ईमानदारी से हो, शुचिता से हो और पारदर्शिता से। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। हमें इस इलेक्शन कमीशन की जो व्यवस्था है, जो ये दुरुपयोग कर रहे हैं, इस पर कतई विश्वास नहीं है। इसलिए हमने ज्ञापन दिया ताकि समय रहते ये चेत जाए। एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञापन हमें सौंपा गया है। उस ज्ञापन में ये आपत्ति दर्ज कराई गई है कि जो फॉर्म 7 है वो किसी एक कार्यालय से भरे गए हैं, और उसके अलावा उसमें जो आपत्तियां हैं उसके सापेक्ष एफिडेविट अभी दिए गए हैं, तो वो आपत्तियां निरस्त कर दी जाए। उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। चुनावी तैयारियों को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस संगठन स्तर पर सक्रिय नजर आ रही, वहीं अब महिला कांग्रेस भी प्रदेश भर में अपनी गतिविधियों को तेज करने जा रही है। महिला कांग्रेस की ओर से अगले महीने से जिलेवार सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों के जरिए महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों के लिए सक्रिय करने के साथ ही आम जनता के बीच पहुंचकर प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाएगी। महिला कांग्रेस का फोकस खास तौर पर बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर रहेगा। देखिए, महिला कांग्रेस में सितंबर फर्स्ट वीक से हम लोग जिला वाइज सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें जो प्रदेश में इशू है, जैसे कि आप देख रहे हो, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, आप देखेंगे आए दिन गोली चल रही है, कानून व्यवस्था है, तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग अब लोगों के बीच में जाएंगे। मंगलौर के विधायक काजी को अज्ञात लोगों ने 2 अलग अलग नंबरों से वीडियो भेजकर जान से मारने की धमकी दी है। धमकी मिलने के बाद से ही विधायक ने इस पूरे मामले की जानकारी हरिद्वार के एसएसपी को दी है। इसके बाद मंगलौर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद से सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। फिलहाल विधायक या पुलिस अधिकारी की ओर से इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के आह्वान पर किसानों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर डोईवाला में ट्रैक्टर रैली निकाली है। जिलाध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा के नेतृत्व में ये रैली विभिन्न इलाकों से होते हुए तहसील परिसर पहुंची, जहां पर किसानों ने प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और 3 दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रही है। संगठन ने चेतावनी दी और कहा कि अगर 3 दिनों में मांगों का समाधान नहीं हुआ तो किसान ट्रैक्टरों के साथ जिला मुख्यालय कूच करेंगे। आज जो ये ट्रैक्टर रैली निकली है किसानों की, इसकी 11 सूत्रीय मांगों के लिए निकाली गई है। जैसे बिजली हो गई है, गन्ने के रेट का हो गया है, किसानों का कर्जा माफी का हो गया है, जो सरकारें नहीं कर पा रही हैं। तो इसलिए आज सारे किसान यहाँ पे इकट्ठा होके आए हैं। जो 3 दिवसीय 3 दिन का हमारा धरना प्रदर्शन यहीं पे रहेगा। अगर उसके बीच में भी सरकार नहीं जागती है तो हम ये आगे अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, अपने उसमें सबको सलाह करके, तो निश्चितकालीन धरना चलेगा। दूसरी मांग हमारी बिजली की है। ऊर्जा प्रदेश है हमारा, और यहीं के किसानों का आप देखिए, यूपी में बिजली फ्री है, हरियाणा हो गया, हमारा पंजाब हो गया, जब वहाँ पर बिजली फ्री हो सकती है तो हम ऊर्जा प्रदेश में रहते हैं, तो हमारे लिए ऊर्जा फ्री क्यों नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ा इशू हमारा बिजली का है। स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा इशू है। 1 साल पहले हमने धरना प्रदर्शन किया था, आपने देखा होगा, बादराबाद टोल प्लाजा पे भी धरना दिया गया था।
और उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था, लेकिन वो आश्वासन सिर्फ कागजों में रह गए हैं, वो धरातल पर नहीं उतारे गए हैं। किसानों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है ये आप भी देख रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि समस्त क्षेत्र की जनता, चाहे वो स्मार्ट मीटर के माध्यम से हो, चाहे वो खेती में बीज का माध्यम हो या सिंचाई के। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा उत्तराखंड विद्युत राज्य है, लेकिन बिजली किसानों के लिए फ्री होनी चाहिए, कम से कम 400 यूनिट तक 400 यूनिट फ्री होनी चाहिए। आज जो गन्ने का जो रेट है वो कम से कम 650 से ऊपर होना चाहिए, जिस हिसाब से इतने हो रही है। चीनी का जो रेट है, तो कई तरीके हैं, कई मामले हैं, किसानों पर हमेशा अत्याचार किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।